हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं सीमा हैदर के बारे में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अब सीमा हैदर से निकलकर हम चलते हैं कहानियों की तरफ। तो दोस्तों, आप सभी ने भूत प्रेतों की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी। मैं सुनाने जा रहा हूँ एक काफ़ी पुरानी भूत प्रेतों से जुड़ी हुई कहानी। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। वह गुफा काफ़ी पुरानी थी, लगभग 1000 वर्ष पुरानी। गुफा के सामने काफ़ी लंबा चौड़ा एक पहाड़ी टीला था, जिसके ऊपर एक गोल चबूतरा था। चबूतरे के काले रंग के चिकने पत्थर पर सिंदूर पुता हुआ था और कहीं कहीं खून की बूंदें सूखकर जम सी गई थीं। चबूतरे के बगल में काफी पुराना पीपल का पेड़ था। पता चला वह ब्रह्मदेव का स्थान है। लोग वहाँ मन्नतें मांगते हैं और पूरी हो जाने पर लोग चबूतरे की पूजा करते हैं और उस पर बकरे की बलि देते हैं। जहाँ वह गुफा और टीला था, उसके चारों तरफ सतपुड़ा की सुनसान घाटी मीलों तक फैली हुई थी और उस घाटी के सीने को चीरती हुई एक पहाड़ी नदी गुजरती हुई कुछ दूर पर बह रही थी। नदी की धारा 4-5 फरलांग पूरब की ओर आकर एकाएक उत्तर की ओर मुड़ गई थी, जहां से घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। वहीं पर एक गांव था जिसमें करीब 50 घर रहे होंगे। गांव आदिवासियों का था। उन्हें मालूम हो चुका था कि सरकार की ओर से टीले की खुदाई और उस गुफा की जांच होने वाली है। पहले तो गांव के मुखिया हरपाल ने काफी विरोध किया, मगर बाद में वह बिल्कुल चुप हो गया। इसका कारण उस समय मेरी समझ नहीं आया था। हरपाल अपने को गुनी और ओझा समझता था। आप लोग ओझा के बारे में तो जानते ही होंगे। तो दोस्तों, ओझा वो लोग होते हैं जो ऊपरी के चक्कर में भूत प्रेतों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। पूरे गांव में उसका दबदबा था। उसके सिर्फ एक लड़की थी, गौरा। उम्र थी यही करीब 16-17 साल। जिस्म का रंग सांवला होते हुए भी उसमें आकर्षण था। मझोला कद, गोल चेहरा, छोटी छोटी आंखें और चपटी नाक और मोटे होंठ के बावजूद भी गौरा में चढ़ती जवानी का अपना सौंदर्य था, जो बरबस आंखों के सहारे दिल में उतर जाता था। जब मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। हरपाल ने कहा, हुजूर, कोई तकलीफ हो तो मैं गौरा को खिदमत में लगा दूं। अच्छा खाना पकाती है। मैंने स्वीकृति में सर हिला दिया। इस इलाके में मुझे 2 महीने रहना था। नौकर की ज़रूरत ही थी मुझे। गौरा के अलावा ऊपर का काम करने के लिए मैंने एक नौकर और रख लिया, जिसका नाम जग्गू। बातचीत के सिलसिले में एक दिन हरपाल ने बताया कि गुफा में भूत प्रेत तथा चुड़ैल आदि रहती हैं। कभी कभी इनकी डरावनी आवाज़ें भी सुनाई पड़ती हैं। उनके डर से गुफा के भीतर कोई जाने का साहस नहीं करता है। सुना है कि गुफा के भीतर ब्रह्मदेव की चौकी है और कभी कभी उनकी मजलिस भी लगती है। उस समय वहाँ पर बड़ी बड़ी प्रेत आत्माएं आकर इकट्ठी होती हैं। अक्टूबर महीने की शुक्ल पक्ष की रात थी। 14 का चांद आकाश में मुस्कुरा रहा था। रूपहली चांदनी चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। वातावरण बिल्कुल निस्तब्ध था। चारों ओर साए साए हो रही थी। मैं मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। मैं अपने कैंप में लेटा हुआ था, अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रहा था। उस समय रात के 11 बज गए थे। ना जाने कब पढ़ते पढ़ते मैं सो गया और अमा उस अमावस्या अवस्था में मैंने एक भयानक दृश्य देखा। एक कटा हुआ खून से लथपथ सिर। ऐसा लगता था कि अभी अभी किसी का सिर धड़ से अलग किया गया है। उस कटे हुए सिर की आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल और सजीव लग रही थी। उनमें घृणा, क्रोध और द्रोष का मिला जुला भाव था। वो मेरी ओर घूर रही थी।
भय और आतंक से मैं एक बारगी सिरहा उठा और उसी के साथ मेरी नींद खुल गई। सारा शरीर पसीने में तर था, मगर यह क्या, सामने देखता हूँ कि एक भयानक शक्ल का व्यक्ति मेरी ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा है, जिसका सिर मुड़ा हुआ था तथा शरीर का रंग बिल्कुल काला था। दाढ़ी काफी बढ़ी हुई थी, आंखें क्रूर और भयानक थीं, गले में मूंगों और रंग बिरंगी गोलियों की मालाएं पहन रखी थीं। उसने अपने दाहिने हाथ में आदमी के पंजे की हड्डियां लिए हुए था, जिस पर लाल सिंदूर पुता हुआ था। उस व्यक्ति पर जैसे ही मेरी नजर पड़ी, मैं चीख पड़ा बेतहाशा। मेरी चीख सुनकर गहरी नींद में सो रहे मेरे सहयोगी वर्मा जी और रामनाथ जी आ गए। रामनाथ जी के हाथ में भरी हुई बंदूक थी। कैंप में घुसते ही उनकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी और उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक उसके सीने पर लगा दी। भागने की कोशिश मत करना, वरना, रामनाथ गरजे और उस व्यक्ति की आंखें दहक उठी और ओंठ भिज गए। बोला, कौन हो तुम? वर्मा जी ने लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली और बेतहाशा मारने लगे। वह खामोश रहकर बराबर मार खाता रहा। तभी जग्गू आ गया वहां। वह हाँफ रहा था, शायद काफी दूर से दौड़ा दौड़ा आया था। हाँफते हुए कहने लगा, सरकार, छोड़ दें इसे, वरना अनर्थ हो जाएगा। जानते हैं किसको मार रहे हैं आप? क्या बात है, कौन है यह आदमी? सरकार, चोखूराम है यह, बहुत बड़ा तांत्रिक है। डाकिनी जाग चुका है मसान पर, बड़ी शक्ति है इसमें, जो चाहे कर सकता है यह। रामनाथ की बंदूक झुक गई। वर्मा जी के हाथ भी तुरंत रुक गए। चोखूराम ने हाथ में लिए उस इंसानी पंजे के कंकाल को और देखा और मुस्कुराया, ऐसा कि उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो। मैंने जग्गू से प्रश्न किया। चोखूराम ने कहा, इतनी रात गए मेरे कैंप में क्यों आया था? उसी से पूछिए सरकार। अच्छा, तुम बाहर जाओ, जब मैं बुलाऊं तभी आना भीतर। अब जग्गू बाहर चला गया तो मैंने चोखूराम के पास जाकर पूछा, सही सही बताओ, असली बात क्या है? यहाँ किस लिए आए थे तुम? चोखूराम ने एक बार उसका खूनी पंजे को हवा में लहराया और फिर धीरे से कहा, मुझे गांव के लोगों ने आप लोगों के ऊपर डाकनी विद्या का प्रयोग करने के लिए भेजा था, ताकि आप लोग डरकर यहाँ से भाग जाएं और खुदाई का कार्य शुरू ना करें। क्या तुमको विश्वास है कि हम लोग डर जाएंगे और काम शुरू नहीं करेंगे? उसने कहा, हाँ, मुझे पूरा भरोसा है अपनी तंत्र विद्या पर, मगर इन सबको मैं कोरी बकवास समझता हूँ। चोखूराम, अपने थोड़ी देर पहले कितना भयानक सपना देखा था, अभी भी याद होगा। फिर भी विश्वास नहीं है आपको? इतना कहकर चोखूराम व्यंग से मुस्कुराया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वह सपना मेरी ही विद्या का चमत्कार था। मैंने सोचा, निश्चय ही चोखूराम हम सबको मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने जाल में फंसाना चाहता है, मगर सपने की बात यह कैसे जान गया? मेरी इच्छा चोखूराम को छोड़ देने की थी, मगर रामनाथ उसे पुलिस में देना चाहते थे। सवेरा हुआ, पुलिस आई, चोखूराम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। थोड़ी देर बाद हरपाल आया। आते ही कहने लगा, हुजूर, गजब कर दिया, आपने चोखूराम को छुड़ा लीजिए, नहीं तो आप लोगों पर बड़ी भारी विपदा आ जाएगी, घोर संकट में फंस जाएंगे आप। थोड़ा रुककर हरपाल आगे बोला, ब्रह्मदेव को जगाने के लिए गांव वालों की ओर से चोखूराम ने 11 पांच औरतों की अपने हाथ से उसी चबूतरे पर बलि दी है और बलि देकर उसी टीले पर उनकी लाशें दफना दी हैं। और वो औरतें चुड़ैलों की शक्लें में अमावस्या की रात को निकलती हैं और सवेरा होने तक नाचती कूदती और गाती हैं। उसी दिन शाम को पता चला कि चोखूराम पुलिस की निगरानी से भाग गया है। पुलिस उसे खोज रही है। दूसरे दिन एक आश्चर्यजनक घटना घट गई, जिस पर साहस किसी को विश्वास नहीं होगा। वर्मा जी और रामनाथ की बोली अचानक बंद हो गई। दोपहर होते होते दोनों में पागलपन के लक्षण प्रकट होने लगे। मैं परेशान हो उठा, यह सब कैसे हो गया?
दो दो अधिकारियों की यह दशा, कहीं चोखू राम तो कुछ नहीं कर रहा है? साहस विश्वास नहीं हो रहा था उसकी तांत्रिक विद्या पर। उसी दिन दोनों व्यक्तियों के इलाज के लिए शहर भेजने की व्यवस्था की गई। मैं उस निर्जन प्रांत में अकेला रह गया। सोचा कहीं मेरी भी हालत ऐसी ही ना हो जाए। सारा शरीर भय से रोमांचित हो उठा, मगर तभी गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला पर हाथ चला तो थोड़ी शांति मिली। सांझ होते ही काले बादल घेर आए। थोड़ी देर बाद वर्षा होने लगी। एकाएक ठंड भी बढ़ गई। गौरा बहुत जल्दी खाना बनाकर चली गई थी। मैंने खाना खाया और रजाई ओढ़कर चारपाई पर लेट गया। नींद के मारे पलकें भारी हो रही थीं। एकाएक आंख खुल गई। देखा गौरा चारपाई के पास खड़ी थी। दोबारा कभी कदा कोई जरूरी काम पड़ने पर ही वह आती थी, मगर उस दिन कोई जरूरी काम नहीं था। फिर क्यों आई थी बारिश में भीगती हुई? वह समझ में नहीं आया। वह मेरे चेहरे पर झुक गई और बोली, सरकार आप अभी जाग रहे हैं, बदन दबा दूं? मैंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। गौरा जरा भी विचलित नहीं हुई। बोली, अच्छा कल सवेरे जल्दी आकर चाय बना दूंगी। वह वापस न जा सकी। एकाएक वर्षा की गति तीव्र हो उठी और साथ ही हवा भी तीव्र हो गई। एकाएक गीली बरसाती हवा का तेज झोंका आया और बर्फ जैसी शीतल हवा कैंप के भीतर फैल गई। लालटेन के पीले प्रकाश में मैंने देखा गौरा ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसका चेहरा भी स्याह पड़ा जा रहा था। मैंने उसे एक कंबल दिया और एक तरफ सो जाने के लिए कहा। गौरा चूल्हे के पास कंबल ओढ़कर सो गई। इसके बाद मैं भी अपनी चारपाई पर सो गया, मगर जब सवेरा होने पर नींद खुली तो मैं चौंक पड़ा। गौरा मेरे बगल में ही सो रही थी। जागने पर उसने कहा, ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बिस्तर पर चली आई। मैंने गौरा को काफ़ी डांटा फटकारा, मगर वह बराबर हंसती मुस्कुराती रही। गौरा पर काफ़ी क्रोध आ रहा था, मगर उसकी चुंबक जैसी आकर्षक शक्ति पर तबीयत झुलझुलाई। नीच खानदान की लड़की, बेशरम बेहया कहीं की, एक हफ्ता के अंदर ही वर्मा जी और रामनाथ जी की जगह दो दूसरे अधिकारी दिल्ली से आ गए। मैं बहुत ही शीघ्र टीले की खुदाई शुरू करा देना चाहता था। 2 दिन बाद बंसल साहब की देखरेख में खुदाई शुरू हो गई। बंसल साहब रामनाथ की जगह आए हुए थे। बड़े ही खुश मिजाज और मिलनसार व्यक्ति थे। उनकी पत्नी भी साथ आई हुई थी। 2-3 साल पहले ही बंसल साहब की शादी हुई थी। पत्नी का नाम मनोरमा था। काफ़ी सुंदर, आकर्षक और सभ्य युवती थी। खुदाई शुरू हो जाने पर गुफा का रहस्य जानने के लिए मेरा मन व्याकुल हो उठा। भीतर जाने के लिए मेरे साथ दूसरे अधिकारी चोपड़ा साहब तैयार थे। दूसरे ही दिन चोपड़ा साहब को लेकर मैंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, अंधकार भी गाढ़ा होता गया। टॉर्च की रोशनी में किसी तरह आगे बढ़ रहे थे। गुफा के भीतर हम कहाँ तक गए, इसका अंदाजा ना मुझे लग पाया और ना चोपड़ा जी को। घड़ी देखने पर इतना ही मालूम हो सका कि करीब 1 घंटा हो गया चलते चलते। थोड़ी दूर जाने पर गुफा काफ़ी चौड़ी मिली और चौड़ाई बढ़ती ही गई। अचानक कुछ फासले पर प्रकाश दिखाई दिया। शर्मा ने कहा, यह प्रकाश कैसा है? चोपड़ा साहब बोले, यही तो मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर प्रकाश हो रहा है वहाँ पर गुफा हद से चौड़ी थी। जमीन पर तराशे हुए पत्थर बिछे थे। दाहिनी ओर 2-3 छोटी छोटी कोठरियाँ थीं और सामने की ओर लगभग 6 फीट लंबा चौड़ा गोल दरवाजा था। आगे जाने के लिए वहीं से रास्ता था। हम दोनों ने चारों ओर दृष्टि घुमा घुमा कर देखा, मगर प्रकाश कहाँ से आ रहा है इसका पता न चल सका। ना जाने क्या सोचकर मैं सामने वाले दरवाजे में घुस गया। मेरे साथ ही चोपड़ा साहब भी घुसे। करीब 10-15 कदम चलने पर फिर एक लंबी चौड़ी जमीन मिली। वहाँ पर खूब प्रकाश हो रहा था। दीवारों पर बड़े बड़े पत्थर थे। प्रकाश की
स्रोत अब भी हम लोगों के लिए रहस्यमय ही बनी रही। मेरा अनुमान था कि गुफा वहीं खत्म हो गई, मगर यह मेरा भ्रम था। उस लंबे चौड़े आंगन के ठीक सामने एक दरवाजा था जो कम से कम 6 फीट ऊंचा रहा होगा। चोपड़ा जी को आंगन में ही खड़े रहने का आदेश देकर मैं दरवाजे के भीतर घुस गया। वह बहुत बड़ा कमरा था। वातावरण में अजीब तरह की सुगंध फैल रही थी, जिससे मेरा मस्तिष्क भारी होने लगा। कुछ ही क्षणों बाद कमरे में हल्के गुलाबी रंग की फीकी रोशनी उभरने लगी, और उस हल्के गुलाबी रंग के सैलाब में मैंने अपने सामने जो कुछ देखा, उससे मेरा रोम रोम सिहर गया। कमरे के बीचों बीच करीब 2 फीट व्यास का सिफ्टिक पत्थर का एक गोल चबूतरा था, जिस पर किसी तांत्रिक देवी की अति प्राचीन और दुर्लभ स्फटिक की मूर्ति स्थापित थी। इसकी ऊंचाई करीब 2 फीट थी और चौड़ाई 10 इंच से अधिक नहीं थी। टॉर्च की तीव्र रोशनी में काफी देर तक मूर्ति की ओर निहारता रहा। सबसे नीचे अष्टदल कमल था, जिसके ऊपर शंकर जी समाधि मुद्रा में लेटे हुए थे। उनकी नाभि से कमलनाल निकला हुआ था और उसके अर्धविकसित कमल के ऊपर प्रंघासन की मुद्रा में कोई देवी बैठी हुई थी। इनकी 4 भुजाएं थीं। देवी की गोद में कोई दूसरी देवी बैठी हुई थी, जिनकी आंखों को पहली वाली देवी ने अपने हाथों से बंद कर रखा था। अपने शेष 2 हाथों में शंख और ध्वज था। जो देवी की गोद में बैठी थी, वो देवी की उनकी 8 भुजाएं थीं। ऊपर वाली दाईं और बाईं भुजाएं वरद और अभय मुद्रा में थीं। शेष में देवी ने खड्ग, चामर, चक्र, त्रिशूल और पाश धारण किया हुआ था। दोनों देवियों की आंखें हीरे की थीं, जो अपने आप चमक रही थीं। मैंने कमरे में से ही चोपड़ा साहब को आवाज लगाई। चोपड़ा भी मूर्ति देखकर आश्चर्यचकित और स्तंभ रह गए। जानते हैं चोपड़ा साहब, यह मूर्ति कम से कम 2000 वर्ष पुरानी है। हो सकता है यह विक्रम काल की हो। इसे किसी प्रकार निकाल कर बाहर ले चलना है। अभी मैं यह कह ही रहा था कि न जाने कहाँ और किधर से एक भयंकर काला विषधर सांप निकल आया और धीरे धीरे रेंगता हुआ मूर्ति के करीब पहुंचा, और फिर मूर्ति को लपेटकर उसके ऊपर अपना फन फैला दिया। बड़ा ही भयावह दृश्य था। अचानक धुआं धुएं की आवाज से पूरा कमरा हिल उठा। देखा, सांप का फन चीथड़े चीथड़े हो चुका है, परस्पर बुरी तरह छटपटा रहा था। फन के खून से देवी की मूर्ति भीग गई थी। चोपड़ा ने सांप पर गोली चला दी थी। यह क्या किया आपने चोपड़ा साहब? मगर चोपड़ा ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों हाथों से मूर्ति को कई बार जोर से हिलाया और फिर चबूतरे के पास से उसको एक झटके से उठा लिया। मैं मूक दर्शक की तरह देखता रहा। जब हम दोनों गुफा के बाहर निकले, उस समय सांझ की स्याह चादर फैल चुकी थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गुफा के भीतर दुर्लभ मूर्ति मिली है, इस बात को सर्वथा गुप्त रखा गया। मुझे मूर्ति पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज्यादा दुख भी था सांप के मारे जाने का। चोपड़ा ने बतलाया कि यदि सांप को ना मारा जाता तो मूर्ति कैसे हासिल होती। मैं सोचने लगा, हो सकता है कि उस सर्प के रूप में कोई योगी या साधक हो। कहीं कोई भारी गलती हुई है, अपराध हुआ है, ऐसा बार बार मुझे लग रहा था। मेरा अनुमान सही निकला। तीसरे ही दिन से अविश्वसनीय मारण यज्ञ शुरू हो गया। वर्मा जी और रामनाथ जी की मृत्यु अचानक अस्पताल में हो गई। उसी दिन रास्ते में चोपड़ा साहब ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और 1 हफ्ता के भीतर ही एक जीप दुर्घटना में बंसल साहब भी चल बसे। आप ही सोचिए, एक एक के बाद एक करके 4 अधिकारियों की मृत्यु। मेरी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी? मैं भय और आतंक से उस समय अर्धविक्षिपित हो उठा था। वातावरण में कोई अज्ञात तांत्रिक शक्ति क्रियाशील थी।
यह समझते देर ना लगी मुझे क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घबराहट और बेचैनी से बचने के लिए उस रात ब्लैक नाइट की पूरी बोतल पी गया। बाहर बर्फीली हवा हाहाकार करती हुई दरख्तों पर अपना सिर धुन रही थी। काले बादलों से अटकर आकाश स्याह पड़ गया था। चारों ओर साए साए हो रही थी। नशे में डूबा चारपाई पर मैं बेसुध पड़ा था। अचानक सीने और गले के पास किसी के कोमल स्पर्श का अनुभव हुआ। अंधेरे में मेरे शरीर पर कोई अपनी कोमल उंगलियां फेर रहा था। मैंने कहा, कौन है? धीरे धीरे मैंने पूछा। मैं हूँ सरकार, गौरा। नशे में बोझिल आंखों को खोलकर देखा। गौरा मुझ पर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर उस समय अजीब सा भाव था। क्या बात है गौरा, आज रात तुम? हाँ सरकार, मैं जानबूझकर आज रात रुक गई यहाँ। फिर थोड़ा रुककर हकलाते हुए बोली, आप मुझे आवारा और बदमाश लड़की समझते हैं, पर सरकार मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पहली बार जब मैंने आपको देखा तभी से मैं आपको जानने लगी हूँ। मेरे दिल की बात न जाने कैसे चौखुराम को मालूम हो गई। वह अब मुझे शादी करने के लिए मेरे पापा पर दबाव डाल रहा है। इतना ही नहीं सरकार, वह आपको रास्ते से हटाने के लिए गांव के सूखे कुएं में बैठकर जादू मंत्र भी करता है। कल ही रात को उसने आपके नाम से 5 मुर्गों की एक साथ बलि दी थी। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी जान को कोई खतरा हो, इसलिए आपको सही सलामत देखने चली आई थी। आप यहाँ से चले जाएं और मुझे भी अपने साथ ले चलें। मैं हर वक्त आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो वह ज़बरदस्ती मुझे अपनी बीवी बना लेगा और एक दिन मेरी भी ब्रह्मदेव के थान पर बलि चढ़ा देगा। इस तरह वह गांव की कई लड़कियों के साथ पहले भी ऐसा ही कर चुका है। सरकार, अब आगे की कहानी मैं आपको पार्ट 2 में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊँगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा ताकि मुझे आगे कहानी बनाने की उत्तेजना मिलती रहे। धन्यवाद।